दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपकी सफलता या असफलता का मुख्य कारण हो सकती हैं? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि प्रभावशाली लोग किन आदतों को अपनाते हैं, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? 7 आदतें प्रभावशाली लोगों की स्टीफन आर. कोवे द्वारा लिखी गई एक अद्भुत पुस्तक है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा और सराहा है। यह पुस्तक हमें उन 7 आदतों के बारे में सिखाती है, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक जीवन को भी प्रभावी और संतुलित बना सकती हैं। स्टीफन कोवे का दृष्टिकोण अद्वितीय है, जो गहन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समझ पर आधारित है। यह किताब न सिर्फ हमें समस्याओं को हल करने का तरीका सिखाती है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी देती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलकर कैसे प्रभावशाली बन सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 7 आदतों को। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में जब कुछ गलत होता है, तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं? जैसे, मेरे बॉस की वजह से मेरी प्रमोशन रुक गई, या अगर मौसम अच्छा होता तो काम अच्छा चलता। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा करना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अर्जुन की। अर्जुन को अपनी नौकरी से हमेशा शिकायत रहती थी। वह कहता था, मेरा बॉस मुझे कभी समझता ही नहीं, मेरे सहयोगी मेरा काम खराब कर देते हैं, और इस कंपनी में तो भविष्य ही नहीं है। हर दिन वह परेशान रहता और हालात को कोसता। एक दिन अर्जुन के एक पुराने दोस्त विकास उससे मिलने आए। विकास ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी परिस्थितियों के शिकार हो? अर्जुन ने झुंझलाकर जवाब दिया, क्या मतलब? मैं तो अपनी पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन सब मेरे खिलाफ हैं। विकास मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हालात भले तुम्हारे हाथ में ना हो, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका तुम्हारे हाथ में जरूर है? अर्जुन ने यह बात पहले कभी नहीं सोची थी। उसने विकास से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विकास ने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। प्रोएक्टिव बनो। हालात का बहाना मत बनाओ, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए खुद कदम उठाओ। अर्जुन की तरह हम में से बहुत लोग प्रतिक्रियात्मक सोच में फंस जाते हैं। जब कुछ गलत होता है, तो हम बहाने ढूंढने लगते हैं या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? वे यह सोचते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं क्या कर सकता हूं जिससे चीजें बेहतर हों। प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति क्या कहता है? मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मेरी किस्मत है, यह तो मेरे नियंत्रण से बाहर है। प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या सोचता है? यह स्थिति मेरे लिए एक मौका है, मैं इसे बेहतर बना सकता हूं। मुझे अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होगा। स्टीफन कोवे कहते हैं, हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। वह चुनाव है हमारी प्रतिक्रिया का। हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उन परिस्थितियों का सामना कैसे करें। यही हमारी असली ताकत है। कैसे बने प्रोएक्टिव? पहला, अपनी भाषा पर ध्यान दें। प्रतिक्रियात्मक भाषा, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोएक्टिव भाषा, जैसे मैं इस पर काम करूंगा। दूसरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। उन चीजों पर समय बर्बाद न करें जो आपके बस में नहीं। तीसरा, दोष आरोपण बंद करें। हालात को दोष देने की बजाय उन्हें सुधारने की पहल करें। दोस्तों, अगर आप यह सोचकर अपनी जिंदगी जीते हैं कि सब कुछ दूसरों पर निर्भर है, तो आप एक दर्शक बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेना शुरू करें, तो आप अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो खुद से एक सवाल पूछें, इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अब आप सोचिए, अपनी जिंदगी में आप कितनी बार प्रतिक्रियात्मक रहे हैं और कितनी बार प्रोएक्टिव? क्या आप अगली बार कोई अलग कदम उठाने वाले हैं? दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, अगर आप कहीं सफर पर निकले और यह न जाने कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं, है ना? ठीक वैसे ही जिंदगी में भी अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम बस समय बिताते रहेंगे, लेकिन सफलता या संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक गांव में दो किसान रहते थे।
मोहन और रामू दोनों ने अपने अपने खेतों में बीज बोए। मोहन ने शुरुआत से ही यह सोचा कि उसे अपनी फसल से क्या चाहिए। स्वस्थ अनाज, भरपूर उत्पादन। उसने रोज अपने खेत की देखभाल की। उधर रामू ने बिना सोचे समझे बीज बो दिए और उम्मीद की कि फसल अच्छी होगी। जब कटाई का समय आया तो मोहन की फसल शानदार थी, लेकिन रामू के खेत में घास फूस और खराब अनाज उग आया। सोचिए, क्यों? क्योंकि मोहन ने अपनी फसल का परिणाम पहले से सोच लिया था और उसी के अनुसार काम किया। यह है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। स्टीफन कोव कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाना चाहिए। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या पाना है, तो हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हमारा हर कार्य, हर निर्णय हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव रखते वक्त उसका डिजाइन न बनाएं, तो क्या वह इमारत मजबूत होगी? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें अपनी मंजिल का स्पष्ट विचार होना चाहिए। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? उसने पाया कि वह अपने परिवार से दूर, अकेला और निराश था। उसने सोचा कि जब उसने अपने सफर की शुरुआत की थी, तो उसका उद्देश्य अपने परिवार के साथ समय बिताना और खुश रहना था। लेकिन पैसे की दौड़ में उसने अपना असली लक्ष्य खो दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम रास्ता ना भटकें। तो कैसे रखें अंत को ध्यान में? पहले जीवन का विजन बनाएं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सोचें कि आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं, जैसे परिवार, करियर, समाज में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद अपना मिशन लिखें। स्टीफन कोवे एक मिशन स्टेटमेंट लिखने का सुझाव देते हैं। ये आपके जीवन का एक खाका होता है, जो यह तय करता है कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। फिर दैनिक निर्णय को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़ें। हर दिन के कार्यों को अपने बड़े लक्ष्यों के अनुसार तय करें। खुद से पूछें, क्या यह काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना हमें अपने जीवन की दिशा दिखाता है। यह हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी उद्देश्य और प्रेरणा देता है। जब हमारी मंजिल स्पष्ट होती है, तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। तो दोस्तों, अब एक पल के लिए रुकें और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। आपकी मंजिल क्या है? क्या आप जो कर रहे हैं वह आपको उस मंजिल तक ले जा रहा है? अगर नहीं, तो आज से ही अपने जीवन का खाका बनाएं और अपने हर कदम को उस दिशा में बढ़ाएं। क्या आपने कभी अपने जीवन का उद्देश्य तय किया है? अगर हाँ, तो क्या आप रोज उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं? अगर नहीं, तो अब क्यों ना शुरुआत करें। तीसरी आदत, पहली चीज पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिन खत्म होते होते ऐसा क्यों लगता है कि आपने बहुत काम किया, फिर भी सबसे जरूरी काम अधूरे रह गए? क्या यह इसलिए है क्योंकि हम व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन सही चीजों पर ध्यान नहीं देते? स्टीफन कोवे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ व्यस्तता में उलझे हुए हैं। इस आदत में स्टीफन कोवे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। इसके लिए हमें यह तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा काम टालने लायक है। अब इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण और तात्कालिक के बीच का अंतर। तात्कालिक काम वे होते हैं जो तुरंत ध्यान खींचते हैं, जैसे ईमेल्स, फोन कॉल्स या किसी की अचानक की गई डिमांड। जबकि महत्वपूर्ण काम वे होते हैं जो आपकी लंबी अवधि की सफलता और संतोष के लिए जरूरी है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाते हैं, न कि केवल तात्कालिक चीजों पर। अब हम समय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। स्टीफन कोवे समय प्रबंधन को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला, महत्वपूर्ण और तात्कालिक। ये वे काम हैं जो जरूरी भी हैं और तुरंत करने की आवश्यकता भी है, जैसे किसी आपात स्थिति को संभालना। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक। यह सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, क्योंकि इसमें वे काम आते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
जैसे योजना बनाना, रिश्तों को मजबूत करना और खुद को बेहतर बनाना। तीसरा, गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक। ये वे काम हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं लेकिन आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। और अंतिम है गैर जरूरी और गैर तात्कालिक। ये समय की बर्बादी वाली श्रेणी है, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या बेवजह गपशप। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपना समय दूसरी श्रेणी, महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक कार्यों पर लगाते हैं। स्टीफन कोवे इस आदत को एक उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, आपके पास एक खाली जार है। आपके पास बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और रेत है। अगर आप पहले रेत डालेंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालते हैं तो बाकी सब आसानी से फिट हो जाएगा। यही हमारी जिंदगी का नियम है। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करें। आइए जानते हैं कि कैसे अपनाएं। पहली चीज पहले रखें। पहले अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। खुद से पूछें, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? ना कहना सीखें। उन चीजों को मना करें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। फिर योजना बनाएं। हर दिन और हर सप्ताह की योजना बनाएं ताकि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर महत्वपूर्ण कार्यों पर समय लगाएं, जैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, रिश्तों को मजबूत करना और सीखने पर काम करना। पहली चीज पहले रखें का मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा लगाएं। व्यस्तता सफलता की गारंटी नहीं है। केवल वही कार्य आपको आगे बढ़ाएंगे जो आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। तो दोस्तों, आज ही एक कदम उठाएं। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन के बड़े पत्थरों को पहले जगह देंगे तो बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। आपके जीवन के बड़े पत्थर क्या हैं? क्या आप उन्हें सबसे पहले रखने का अभ्यास कर रहे हैं? कैसी लग रही है ये किताब? आपको कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए जानते हैं चौथी आदत के बारे में। चौथी आदत, जीत जीत की सोच। थिंक विन विन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कई बार हम यह मान लेते हैं कि किसी को जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ेगा? लेकिन क्या हर स्थिति में ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष जीतें और खुश रहें? स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर लोग जीत हार की मानसिकता में जीते हैं। वे मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति सफल है तो दूसरा असफल होगा। लेकिन सच्चे प्रभावशाली लोग जीत जीत की सोच रखते हैं। यानी वे ऐसे समाधान ढूंढते हैं जहां दोनों पक्षों को फायदा हो। अब जरा सोचिए, आपके ऑफिस में एक बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है। आपका एक सहयोगी चाहता है कि परियोजना का नेतृत्व वह करे और आप भी यही चाहते हैं। अगर आप जीत हार की सोच में फंस गए तो हो सकता है कि आप एक दूसरे से नाराज हो जाएं। लेकिन अगर आप जीत जीत का रास्ता अपनाइए तो हो सकता है कि आप साथ मिलकर काम करें और परियोजना को और भी सफल बना दें। यही है जीत जीत की सोच। जीत जीत की सोच का मतलब है दोनों पक्षों की जीत को प्राथमिकता देना। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें रिश्ते और परिणाम दोनों की कद्र की जाती है। स्टीफन कोवे इसे सफलता के लिए आपसी सम्मान और लाभ का सिद्धांत मानते हैं। चलिए दूसरी सोचों से तुलना करके देखते हैं। पहला, जीत हार की सोच। मैं ही जीत सकता हूं और तुम्हें हारना होगा। इस सोच में प्रतियोगिता और संघर्ष बढ़ता है। दूसरा, हार जीत की सोच। मैं हार जाऊं कोई बात नहीं, बस दूसरा खुश रहे। यह आत्मसम्मान को कमजोर करती है। तीसरा, हार हार की सोच। अगर मैं हार रहा हूं तो दूसरा भी नहीं जीतेगा। यह बदले और नकारात्मकता की सोच है। और फिर आती है जीत जीत की सोच। हम दोनों जीत सकते हैं। यह सहयोग और परस्पर सम्मान को बढ़ावा देती है। जीत जीत की सोच कैसे अपनाएं? परिपक्वता दिखाए। स्टीफन कोवे कहते हैं कि जीत जीत की सोच के लिए साहस और सहानुभूति का संतुलन जरूरी है। आपको अपनी बात पर डटे रहना होगा, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए भी तैयार रहना होगा। पर्याप्तता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। यह माने कि जीवन में सभी के लिए पर्याप्त है। दूसरे की सफलता आपकी विफलता नहीं है। संबंधों का सम्मान करें। रिश्ते केवल लेन देन नहीं है, उन्हें समझ और भरोसे पर आधारित होना चाहिए। समाधान खोजें,
हर समस्या को इस नज़रिए से देखें कि दोनों पक्षों को लाभ कैसे हो सकता है। स्टीफन कोवे एक उदाहरण में बताते हैं कि एक पिता और उसका बेटा बगीचे में काम कर रहे थे। बेटा जल्दी काम खत्म करना चाहता था और पिता चाहते थे कि काम सही तरीके से हो। अगर वे जीत हार की सोच रखते तो या तो बेटा नाराज होता या पिता, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे मिलकर काम करेंगे। बेटे को जल्दी काम खत्म करने की स्वतंत्रता मिलेगी और पिता इस बात से संतुष्ट होंगे कि काम सही ढंग से हुआ। इस सहयोग से दोनों खुश रहे। यही है जीत जीत की सोच। जीत जीत की सोच हमें सिखाती है कि रिश्ते और परिणाम दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह सोच हमें बेहतर रिश्ते बनाने, समस्याओं को हल करने और स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बातचीत या समस्या का सामना करें, तो यह सोचें, क्या इसका ऐसा समाधान हो सकता है जिसमें दोनों पक्षों को खुशी और संतोष मिले। जीत जीत की सोच केवल सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत करने का भी तरीका है। क्या आप अपने जीवन में जीत जीत की सोच को अपनाने की कोशिश करेंगे? क्या आप दूसरों के साथ मिलकर ऐसे समाधान ढूंढने को तैयार हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हों? पांचवी आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वे आपकी बात नहीं सुनते और फिर आप भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते? क्या हो अगर हम पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात कहें? स्टीफन कोवे कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सुनने के नाम पर केवल जवाब देने की तैयारी करते हैं। हम दूसरों को समझने की बजाय अपनी बात साबित करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये आदत हमें यह सिखाती है कि प्रभावी संवाद की शुरुआत दूसरे को पूरी तरह समझने से होती है। एक बार की बात है, एक लड़का अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। पिता ने बीच में ही उसे रोककर कहा, मैं समझता हूं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नई साइकिल चाहिए, है ना? लड़के ने निराश होकर कहा, नहीं पापा, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। लेकिन पिता ने उसे सुनने के बजाय पहले से निष्कर्ष निकाल लिया। यही होता है जब हम सुनने के बजाय अनुमान लगाते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को सही मायने में समझने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल उनके विचार, बल्कि उनके भावनात्मक दृष्टिकोण को भी समझते हैं। यह विश्वास और आपसी सम्मान का आधार बनता है। ये आदत हमें यह याद दिलाती है कि पहले समझने का मतलब केवल शब्द सुनना नहीं है। इसका मतलब है उनकी भावनाओं, इच्छाओं और दृष्टिकोण को महसूस करना। असली सुनने के चार स्तर होते हैं। पहला, अनदेखा करना। जब हम दिखावा करते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं देते। दूसरा, सुनने का नाटक करना। जब हम सिर हिलाते हैं या हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में मन कहीं और होता है। तीसरा, चुनिंदा सुनना। जब हम केवल उन बातों पर ध्यान देते हैं जो हमें पसंद होती हैं। और अंतिम, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। जब हम पूरी तरह से ध्यान लगाकर और समझने के इरादे से सुनते हैं। यही स्टीफन कोवे हमें सिखाते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का तरीका खुद को शांत करे। किसी भी बातचीत में अपनी बात कहने की जल्दी ना करें। पूछें और समझें। खुले सवाल पूछें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपका नजरिया क्या है। भावनाओं को महसूस करें। उनकी बातें समझने के साथ उनकी भावनाओं को भी महसूस करें। निष्कर्ष निकालने की जल्दी ना करें। पहले पूरी बात सुनें, फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। स्टीफन कोवे ने एक बार एक ऐसे पिता का जिक्र किया जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान था। बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। पिता ने उसे डांटने और सलाह देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर पिता ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने पहले बच्चे से पूछा, तुम्हें पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे ने कहा, पापा, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। पिता ने ध्यान से उसकी बात सुनी और महसूस किया कि समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि बच्चे की भावनाओं की थी। जब पिता ने उसे समझा तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगीं। कैसे बने बेहतर श्रोता? ध्यान से सुने। किसी भी बातचीत में केवल शब्दों पर ध्यान न दें, भावनाओं पर भी ध्यान दें। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें। पहले पूरी बात समझें, फिर सोच समझकर जवाब दें। अपनी उपस्थिति दिखाएं।
बातचीत के दौरान आंखों में देखें और अपना ध्यान पूरी तरह से सामने वाले पर केंद्रित रखें। हल्ले समझने की कोशिश करने का मतलब है दूसरों को महसूस करना। ये आदत हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूसरे की बातों और भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो रुकें और पहले समझने की कोशिश करें। याद रखें, संवाद एक पुल की तरह है और पुल तभी मजबूत बनता है जब दोनों तरफ से ईमानदारी और समझदारी हो। आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को समझने का समय नहीं दिया? क्या आप अब यह आदत अपनाने को तैयार हैं? छठी आदत, सहयोग से सफलता, सिनर्जाइज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग अपने विचार और ताकतें मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर होता है? सोचिए, अगर अकेला इंसान इतना कुछ कर सकता है तो मिलकर काम करने से क्या क्या हासिल हो सकता है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि सहयोग का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा तालमेल बनाना है जो सभी के प्रयासों को नई ऊंचाई पर ले जाए। इसे वह सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी का मतलब है एकजुट होकर ऐसा परिणाम हासिल करना जो अकेले कभी मुमकिन नहीं होता। एक बार की बात है, एक जंगल में तीन लकड़हारे पेड़ काटने का काम कर रहे थे। पहला लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से घंटों मेहनत करता रहा, लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाया। दूसरा लकड़हारा तेज गति से काम कर रहा था, लेकिन थकावट के कारण बीच बीच में रुकता रहा। तीसरा लकड़हारा पहले दो लकड़हारों के पास गया और कहा, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो ज्यादा और बेहतर लकड़ी काट सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकतों और तरीकों को मिलाकर काम किया और कुछ ही समय में तीनों ने मिलकर दोगुना परिणाम हासिल किया। यही है सहयोग की ताकत। सिनर्जी का मतलब यह है कि एकजुट होकर काम करने से हम न सिर्फ अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करते हैं, बल्कि कुछ नया और अनोखा भी बना सकते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि जब हम विविधता का सम्मान करते हैं और हर किसी की ताकत का उपयोग करते हैं, तो असंभव को संभव बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिनर्जी का विज्ञान क्या है। पहला, विविधता को अपनाना। हर इंसान का सोचने का तरीका और अनुभव अलग होता है। उनकी अलग अलग क्षमताओं का सम्मान करें और उन्हें एकजुट करें। दूसरा, खुले विचार रखना। सहयोग का मतलब है अपने दृष्टिकोण को छोड़कर दूसरों के विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना। और तीसरा है रचनात्मक समाधान। सिनर्जी का मतलब है ऐसा समाधान ढूंढना जो पहले किसी के दिमाग में नहीं था। कैसे बनाएं सहयोग का माहौल? दूसरों के विचारों को महत्व दें, हर किसी की राय को सुने और समझें, आलोचना को सकारात्मक दृष्टि से लें। भले ही कोई आपसे असहमत हो, लेकिन उनकी बातों से सीखने की कोशिश करें। लक्ष्य पर ध्यान दें, टीम के सभी सदस्यों को एक लक्ष्य के लिए प्रेरित करें। स्टीफन कोवे एक स्कूल का उदाहरण देते हैं जहां शिक्षकों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करके पढ़ाई का ऐसा तरीका बनाया जिससे छात्रों को ज्यादा अच्छे से समझ आया। पहले हर शिक्षक अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा था, लेकिन जब उन्होंने मिलकर पाठ्यक्रम की योजना बनाई तो छात्रों का प्रदर्शन दोगुना बेहतर हो गया। सिनर्जी का मतलब है एकजुट होकर एक ऐसा परिणाम हासिल करना जो अकेले कभी मुमकिन ना हो। यह आदत हमें सिखाती है कि विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, अकेला इंसान सीमित कर सकता है, लेकिन टीम की ताकत अनंत हो सकती है। अगली बार जब आप किसी समूह का हिस्सा बने तो कोशिश करें कि सबके विचारों को समझें, उनका सम्मान करें और साथ मिलकर कुछ नया और बड़ा बनाएं। क्या आप अपनी जिंदगी में सिनर्जी को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप विविधता का सम्मान करके दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? सातवीं आदत, आरी की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आराम या खुद की देखभाल के लगातार काम करना आपको कमजोर बना सकता है? जैसे एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटते रहना, लेकिन उसकी धार को तेज न करना। क्या आपकी कुल्हाड़ी भी धार खो चुकी है? स्टीफन कोवे इस आदत को एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। एक आदमी जंगल में पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो चुकी थी।
जब किसी ने उससे पूछा, तुम कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, मुझे पेड़ काटने से फुर्सत ही नहीं है। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाते। आरी की धार तेज करें का मतलब है खुद को समय समय पर नवीनीकृत करना। ये आदत हमें बताती है कि सफलता के लिए खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी है। आरी की धार तेज करने के 4 आयाम, 4 dimensions ऑफ रिन्यूअल। पहला शारीरिक आयाम, फिजिकल रिन्यूअल। आपका शरीर आपकी असली ताकत है। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। दूसरा मानसिक आयाम, मेंटल रिन्यूअल। आपका मस्तिष्क तभी तेज रहेगा जब आप इसे चुनौती देंगे। नए कौशल सीखें, पढ़ाई करें और सोचने के लिए समय निकालें। तीसरा भावनात्मक आयाम, इमोशनल रिन्यूअल। आपके रिश्ते और भावनाएं आपकी ताकत का बड़ा हिस्सा हैं। रिश्तों को मजबूत करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। और अंतिम है आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। आपकी आत्मा आपके जीवन का केंद्र है। इसे पोषित करना जरूरी है। प्रार्थना, ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताएं। स्टीफन कोवे बताते हैं कि यदि आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, प्रेरणा और कार्य क्षमता खत्म हो जाएगी। यह आदत हमें याद दिलाती है कि अपने शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवंत करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। कैसे करें? आरी की धार तेज, हर दिन थोड़ा समय निकालें। चाहे वह व्यायाम हो, पढ़ाई हो या बस एक शांत पल। साप्ताहिक रिव्यू करें। सोचें कि आपने सप्ताह में अपने चारों आयामों का ध्यान कितना रखा। सकारात्मक आदतें बनाएं। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें, जैसे हर सुबह 10 मिनट ध्यान लगाना। ये आदत न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि ये आपको हर क्षेत्र में प्रभावी बनाती है। जब आप खुद को नवीनीकृत करते हैं, तो आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए बेहतर योगदान दे पाते हैं। आरी की धार तेज करें का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को समय समय पर पुनर्जीवित करना। ये आदत आपको स्थायी सफलता और संतुलित जीवन के लिए तैयार करती है। दोस्तों, याद रखें, अगर आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल नहीं करेंगे, तो आप लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह पाएंगे। इसलिए खुद को प्राथमिकता दें और अपनी आरी की धार को तेज रखें। क्या आप अपने जीवन के 4 आयामों का ध्यान रख रहे हैं? यदि नहीं, तो आज से शुरू करें। कौन सा पहला कदम आप उठाएंगे? दोस्तों, आज हमने स्टीफन कोवे की अद्भुत पुस्तक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें को समझा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। स्टीफन कोवे हमें यह याद दिलाते हैं कि आदतें हमारी सफलता और पहचान को परिभाषित करती हैं। यदि हम इन 7 आदतों को अपनाते हैं, तो हम न केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर इस पुस्तक ने आपको प्रेरित किया है, तो इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करने का प्रयास करें। याद रखें, छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। आप सभी का इस पुस्तक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर यह सारांश आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है ये किसी और की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। हमेशा याद रखें, आपकी आदतें आपकी ताकत है। उन्हें बेहतर बनाने की यात्रा आज से ही शुरू करें। मिलते हैं अगले ऑडियो में, एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।